अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नजफ राजा, और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं शाह जी। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामुअलैकुम शाह जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। शाह जी, आज हमारे पास जो एक टॉपिक है, जो मौजू है, वो बहुत खूबसूरत है। मियाँ बीवी का रिश्ता, जो कि बहुत नायाब पाकीज़ा रिश्ता होता है, और इस रिश्ते में अच्छा ताल्लुक, दोस्ती और एतबार बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे हम। और शाह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसकी तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है? अच्छा देखिए, मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से एक बड़ा बुनियादी फ़लसफ़ा पहले मैं समझाना चाहूँगा। इंसान की जो इब्तिदा है, कहानी जहाँ से शुरू होती है, वो कहानी है आदम की कहानी। आदम की कहानी अधूरी है अगर उसमें हवा ऐड ना होती। यानी जो मुख्तलिफ हमारे लिटरेचर्स हैं, कुरान के अलावा बाकी किताबें जो उनसी हैं, आसमानी किताबें और इवन के जो मैथोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, उसमें भी आदम और हवा का किस्सा किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। कहीं गंदम है और कहीं सेब है, लेकिन किस्सा मौजूद है। तो ये बताया जाता है, इस किस्से के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन में भी ये कहीं ना कहीं कोट किया जाता है कि आदम हवा के बगैर अधूरा था। ये जो यानी फ़र्द की मौजूदगी, अकेलापन है, ये ख़त्म हुआ कपल बनने से, जोड़ा बनने से। और जैसे जोड़ा बना तो उसके बाद फिर पूरी इंसानियत आई और चलते चलते हम तक बात आ गई। अब इंसान साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली किसी भी लिहाज से अपने लाइफ पार्टनर के बगैर अधूरापन फील करता है। मज़हब, दीन सारे के सारे किसी न किसी असलूब में शादी को, मैरिज को उसकी को शेप दे देते हैं। हिंदुइज्म के लिए को बंधन है, जो बंधन जो उनसा है वो 7 फेरों से बन जाता है। हमारे यहाँ निकाह है, और क्रिश्चियंस में जो उनसा है वो गिरजा जाया जाता है और बाकायदा एक इवेंट होता है, एक शक्ल होती है पूरी इवेंट की, जिसमें एक ड्रेस पहनाया जाता है और बाकायदा शादी की जो उनसी रस्म होती है। ये शादी जो उनसी है दरअसल 2 लोग, एक मेल एक फीमेल, दोनों के दरमियान एक लीगल रिलेशन है। और वो जो लीगल बाउंडिंग है वो स्टेट की हो सकती है, मुमकिन है दूसरे कई ममालिक हैं जहाँ पर इस्लाम नहीं है, स्टेट उसकी जिम्मेदार है उस लीगल बाउंडिंग्स की, या फिर दीन अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए शरई तौर पे आप किसी को मनकुआ करते हैं, अपने रिलेशन में करते हैं, तो ये बॉन्डिंग जो उनसी मियाँ बीवी की रिलेशन की शक्ल इख्तियार करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह जी, इस रिश्ते की जो आपने बात की, मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता है, इसमें एक दरगुजर की क्या अहमियत है? याद रखिए कि एक अच्छा रिलेशन सिर्फ दरगुजर नहीं मांगता, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके लवाजमात हैं, और दरगुजर उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दरगुजर का मतलब ये है कि अब इंसान है, अगर इंसान है तो गलती कर सकता है, गलती हो सकती है। गलती करने वाले इंसान को ये याद रखना चाहिए कि उसका लाइफ पार्टनर भी इंसान है, वो भी गलती कर सकता है। अगर दोनों गलती कर सकते हैं तो एक दूसरे की गलती को इसलिए नज़रअंदाज करना या माफ़ कर देना कि इंसान होने के नाते गलती हो ही जाती है, और गलती अगर होती है तो आइंदा शायद नहीं होगी। सही। तो इसको दरगुजर कह लीजिए कि आपने माफ़ किया और गुंजाइश रख ली कि आइंदा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ दरगुजर की कमी की वजह से एक रेशो बताता जाऊं कि जो बर्दाश्त की कमी है, दरगुजर की कमी, एक स्टैटिक्स है, एक सर्वे है कि तलाक होने की 27% वजह दरगुजर की कमी है। बिल्कुल। यानी कि जब तलाक़ें होती हैं तो उसमें सारी तलाक़ों में से 27% माफ़ी ना देना, माफ़ी ना मांगना, माफ़ ना करना, यानी दरगुजर ना कर पाना 27% रेशो है। सबसे बड़ी जो तलाक़ों में रेशो है यानी 75%, ये एक सर्वे है बाकायदा, और इस सर्वे के मुताबिक 75% जो रेशो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। दरमियान में कोई चीज़ जो उनसी है वो क्लियर नहीं होती, कम्युनिकेशन में कोई मुबहम बातें होती हैं, कुछ ऐसा डाउट या शक आ जाता है। यानी शक एक ऐसी चीज़ है जो रिलेशन के लिए दीमक का रोल प्ले करता है। जैसे लकड़ी का इतना बड़ा अगर फ़र्ज़ कीजिए इमारत और दीमक लग जाती है तो पूरी इमारत जो उनसी ज़मीन बोस हो जाती है। रिलेशन की इमारत भी ज़मीन बोस हो जाती है अगर उसको दीमक लग जाए, यानी शक दीमक है और शक की दीमक अगर लग जाए तो रिलेशंस कायम नहीं रहता। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी वजह है रिलेशंस के ख़राब होने की। अच्छा, आपने यहाँ शाह जी शक की बात की है। अगर शक आ जाए रिलेशनशिप में तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे और उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? देखो, हमें देखना पड़ेगा शक आता कहाँ से है। मेल के केस में हट की कुछ बात है, फीमेल के केस में इन जनरल अगर दोनों की बात करूं तो कॉग्निटिव होता है। कॉग्निटिव कहते हैं माजी, मुशाहिदा, तजर्बा, कि एक साहब का माजी में वास्ता क्या रहा, आखिर उन्हें ये शक क्यों हो रहा है। मिसाल लीजिए, अगर औरत है, फीमेल है, बीवी है, और उसने अपनी माँ को देखा कहीं ना कहीं शक करते हुए,
اس نے دیکھا کہ جو مرد ہے یعنی اس نے اپنے باپ کو دیکھا, ماں کو شک کرتے دیکھا باپ پہ, تو اس کے ذہن میں کہیں لاشعوری طور پہ ایک سافٹ ویئر چلا گیا, ایک پروگرام چلا گیا, اور یہ پروگرام کہیں نہ کہیں اس کو زندگی میں تنگ کرے گا کہ شک کرنے والی چیز ہوتی ہے, یا شک کیے بغیر گزارا نہیں ہے, یا زندگی میں احتیاط یہی ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں وسا نہ کھایا جائے, یا اکیلا نہ چھوڑا جائے, یا تحقیق کی جائے. تو جیسے ہی یہ شک آتا ہے, اگر آپ اجازت دیجئے تو میں چھوٹا سا واقعہ اس میں روایت کوٹ کرنا چاہوں گا, اور آج کے پروگرام کی اگر یہ کہوں یہ روایت جان ہے, اس کے بغیر یہ پروگرام نہیں ہونا تھا. اکبر بادشاہ کے دور میں بادشاہ کے کان تک یہ اطلاع آئی, روایت بنی, اطلاع آئی کہ ایک مزدور ہے, ایک لیبر, ایک بندہ دیہڑی دار, لیکن وہ پتلا سا سلم سا بندہ. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر وہ اینٹ پکڑ کے ایسے پھینکتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا گھر بن رہا ہوتا ہے تو فرسٹ فلور پہ ایسے اینٹیں وہ کیچ کرتے جاتے ہیں, تو اٹھا کے بھیجنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی, ایک پھینکتے ہیں دوسری پھینکتے ہیں. تو اسے اطلاع ملی کہ یہ عجیب شخص ہے, تیسری منزل تک اینٹ جاتی ہے, اتنی طاقت ہے اس میں, حالانکہ ہے سلم سمارٹ. تو بادشاہ کو جب پتہ لگا, بادشاہ نے اس کو دیکھا اور بادشاہ نے آرڈر دیا کہ تحقیق کی جائے, راز کیا ہے, اس کی طاقت کا راز کیا ہے, اتنی غیر معمولی طاقت اور جذبہ اس میں پتلے سے جسم میں کیسے آیا. تو تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت جب دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے, لنچ کا ٹائم, تو اس کی جو زوجہ ہے, بیوی, وہ کھانا خود پکا کے سکی روٹی اور سالن اور چیزیں اور کٹوری پانی کی جون سی ہے وہ لے کر آتی ہے, اور اس کو بٹھا کے بڑی محبت سے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے, اور کہتی ہے کہ تو کتنا محنتی انسان ہے, تو کمال ہے, کیا بات ہے, اور تو نہ ہوتا تو گھر کا چولہا کیسے چلنا تھا, یہ کہہ کے چلی جاتی ہے. بادشاہ نے آرڈر ایک نیا دیا کہ کہیں کسی کی ڈیوٹی لگاؤ, اس عورت کے ذہن میں شک ڈال دیا جائے, اور یہ کہا جائے کہ تیرا جو بندہ ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بندہ جون سا اس کا کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر میں کہیں انگیج ہے, کوئی مصروفیت ہے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد, ابھی چند ہی ماہ گزرے, تو اس شخص نے اینٹیں پھینکنے کی جو کوشش کیا کرتا تھا اس نے کام ہی چھوڑ دیا. تو اس کے ہواری ارد گرد کے لوگوں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے, اس نے کہا جی میرا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. وہ جو موٹیویٹ کرنے والی تھی, وہ جو اپریسیشن اکنالجمنٹ دینے والی تھی, میں تمام کی تمام میری جو بہنیں یہاں پر سن رہی ہیں اور زوجہ کے درجے پہ فائز ہیں, ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو ماڈرن ریسرچ ہے لائف کے بارے میں, میرٹل لائف کے بارے میں, جان گرے کی مینز آر فرام مارس کے نام سے, اس کتاب میں بھی اس نے مینشن کیا ہے کہ مرد کی سب سے بڑی خوراک اکنالجمنٹ ہے, اتنی عورت کی نہیں ہے. عورت کو تعریف چاہیے ہوتی ہے, عورت کو کیئر چاہیے ہوتی ہے, عورت کو شیلٹر چاہیے ہوتا ہے, عورت کو سکون چاہیے ہوتا ہے, عورت کو عزت بھی چاہیے ہوتی ہے. مرد کو اکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. دنیا کے ہر مرد کا جو ونگا سا بھی ہے نا, اس کا دل کرتا ہے کہ اس کی بیوی سمجھے کہ شاہ رخ خان. یہ جب کوئی محسوس کرانے والا ہوتا ہے نا کہ آپ بڑے خاص ہیں, آپ بڑے اسپیشل ہیں, آپ بڑے زبردست ہیں, تو پھر میں معافی کے ساتھ ایک بات کہہ کے آپ پہ چلا جاؤں گا کہ یہ کام جب بیویاں نہیں کرتی تو پھر کوئی پرسنل سیکرٹری کر دیتی ہے, پھر کوئی کولیگ کر دیتی ہے, پھر کوئی دفتر میں کوئی باہر کوئی دوست احباب میں سے کوئی کرتا ہے, تو وہ پھر وہ پرانی گڈیاں ہوتی تھیں, ایک تندی والا گڈا ہوتا تھا, وہ چمیڑو اس کو کہتے تھے, وہ چمیڑو گڈی کو لپیٹ کے ساتھ لے جاتا تھا. تو یہ کام جب بیویاں نہیں کرتی اور مردوں کو باہر سے ملتا ہے, پھر اچھا خاصا مرد, شریف مرد بیچارہ, وہ مجبور ہو جاتا ہے, اس کو سکون قلب نہ جہاں میں کہیں اما ملی, تو جو اما ملتی ہے اس کو پھر باہر سے ملنے لگ پڑتی, گھر سے نہیں ملتی. بالکل, آپ کی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے اپریسیشن اور اکنالجمنٹ بہت ضروری ہے. اچھا شاہ جی, مجھے بتائیے کہ اگر میں آپ سے ایک چیز پوچھوں کہ اس رشتے کی ویکنس کیا ہے اور اسٹرینتھ کیا ہے, دو اپوزٹ ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز. جب میری آبزرویشن ہے, دیکھو میرا ایک عوامی سا انداز ہے, زیادہ کتابیں پڑھ کے علم نہیں آتا, مشاہدے سے علم آتا ہے, تجربے سے علم آتا ہے. آپ ارد گرد دنیا کو دیکھتے ہو, مسئلے حل کرتے ہو, سولوشن پرووائڈر ہوتے ہو, بینگ اے کاؤنسلر, بینگ اے ٹرینر, یہ میں رائے میں اپنی دینا چاہوں گا. میرے مطابق ریلیشنز میں بہت بڑی کمی بانڈنگ مضبوط نہیں ہوتی. جس رشتے کی بنیاد مضبوط نہیں ہے نا, دیکھو میں چھوٹی سی تمہیں مثال دینا چاہوں گا. بس ان رشتوں کی بنیادیں ہوتی کیا ہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا, پیچھے جانا پڑے گا. یہ رشتہ کھڑا ہے لیکن پیچھے رشتے کی بنیاد کیا ہوتی ہے. رشتے کی بنیاد ہے کڑی سونی بڑی ہے, او جی منڈا تے یقین کرو ہے 6 فٹ دا تے کیا بات ہے, اور جی جم جاندا جی اینی او تے وزن اینا چکدا ہے, او تے اودی ماں نے دسیا جی دن دے 12 انڈے کھاندا ہے تے 3 کلو دودھ پی جاندا ہے. اچھا, یا ایک کرائٹیریا بیوٹی کا, فزیکل بیوٹی کا. ایک کرائٹیریا کہیں نہ کہیں انتخاب میں ہوتا ہے کہ جو دا کاروبار اپنا, اور جی افسر بڑا وڈا,
SP ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। याद रखो जब भी आपकी बुनियादें मटेरियलिस्टिक होंगी ना, रिलेशन जानदार नहीं होगा। सही। क्योंकि मादे की जिंदगी कोई नहीं है। ये जो ओहदे होते हैं ना ये खत्म हो जाते हैं, ये जो माल होता है ना ये मुक जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो बड़ी बड़ी आपकी कमाई होती है, ये ब्यूटी, इसकी लाइफ कितनी है। तुम जाके हमारी जो PTV की पुरानी एक्ट्रेसेस और पुराने नाम थे मीडिया के, शोबिस के बड़े नाम, उनके बुढ़ापे में उनकी हालत देखो जरा, खुदा की कसम। उस वक्त अगर आपके पास आदतें अच्छी बची हैं तो आपके साथ कोई रह रहा होगा, अदरवाइज यकीन करो गलियों में रुल रहे होते हैं लोग। मैंने बेशुमार लोग देखे हैं बड़ी शदीद तकलीफ की जिंदगी गुजारने के बाद तकलीफ की मौत ही होती है, बुढ़ापा भी तकलीफ का होता है। वजह सिर्फ ये होती है कि जो बुनियाद सिलेक्शन की होनी चाहिए, नंबर 1 वो करेक्टर है, नंबर 1। और किरदार का मतलब ये है आदतें अच्छी हों। आदतें अच्छी होने का मतलब ये सोच अच्छी हो। सोच अच्छा, ये मोहब्बत हुई होती है ना तो ड्रामेबाजी में सोच अच्छी हो जाती है। सही। आप तो बड़े कमाल हैं जी, आप तो बड़े, ये सब आर्टिफिशियल होता है। अच्छी सोच का मुश्किल वक्त में पता लगता है, आदत अच्छी का चैलेंज में पता लगता है। सही। बड़े इंसान का चैलेंज के वक्त पता लगता है, वो वैसे नहीं पता लगता। और अमूमन मोहब्बत के मरहलों में कोई ऐसा मरहला आया भी नहीं होता कि जिससे इंसान की शख्सियत को जांचा जा सके। अब आते हैं जब ये सिलेक्शन मटेरियलिस्टिक बुनियादों की होती है, करेक्टर जिसे मैंने नंबर 1 कहा, वैल्यूज मैंने कहा है, सोच का है, नजरिया का है, आदतें का है, ये जब ताकतवर नहीं होती तो ये आदतें खुलती हैं बाद में। यानी बंदा छलांग लगाता है पहले, पैराशूट बाद में खुलता है, पैराशूट बाद में खुलता है। आदतों का पैराशूट खुलता है 6-8 महीने बाद। वो पता लगता है कि वो लड़की बेचारी कहती है यार जिसमें से मैं बड़ी मुतासिर थी, ये तो नाता ही कोई नहीं है, ये तो नया एक स्यापा खुल गया, एक पंडोरा बॉक्स खुला कि एक बंदा जो पहले दुनिया के परफ्यूम लगा के आता था और दुनिया का महज़ब तरीन इंसान वो एक्टिंग कर रहा होता था, प्रैक्टिकली पता लगा कि यार ये बंदा तो जोन सा है वो उस तरह नहीं है, एस्थेटिकली उस तरह नहीं है, उतना मैच्योर नहीं है। अच्छा फिर एक इस पे भी तुमने सवाल करना है अभी ठहर के कि मैच्योरिटी क्या होती है। अच्छा, इंतखाब की बुनियाद जब गलत होगी तो तलाक की रेशो ज्यादा हो जाएगी। सही सही। ये मिस मैथ्स है। जब आपके माशरे में मिस मैथ्स बहुत ज्यादा है और ये मिस मैथ्स बढ़ते जा रहे हैं, फकत जल्दबाजियों में रिश्ते होते हैं। ये जल्दबाजी बड़ी खतरनाक चीज है। मैरिज एक पूरे का पूरा गैलेक्सी है, ये टॉपिक छोटा टॉपिक नहीं है। जल्दबाज अगर मियाँ बीवी दोनों ही जल्दबाज है ना, याद रखना निभा नहीं होना। सही। एक जल्दबाज है ना तो दूसरे की शामत है बर्दाश्त करे। दोनों ही जल्दबाज हैं, दोनों ही फैसला करना चाहते हैं, मुकदी अजदी मुके, जिनका ये मिजाज है। सही। तो फिर अजते मुके की तो तलाक ही होनी। रिलेशन अच्छा उसका है जिसमें सब्र है, जिसमें बर्दाश्त है, जिसमें ये हौसला है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ चीजों के बेहतर होने का, और चीजें वक्त के साथ डिफाइन होती हैं। मेरे मुताबिक एक अच्छा अज़दवाजी रिलेशन 10-12 साल से पहले नहीं डिफाइन होता। ठीक, ये समझ, शादी होती साथ ही तो बच्चे आ जाते हैं। वो जो दो बेचारों जिनकी शादी हुई होती है उनके दरमियान में कोई छोटा सा बेबी पड़ा होता है, वो कर रहा होता है। अब वो दो दरमियान में आने वाला उनको बॉन्डिंग नहीं देता, सारी अटेंशन माँ की छीन लेता है। सही सही। तो वो बेचारी केयर नहीं कर सकती। 10-12 साल के बाद जब बच्चे हो गए होते हैं फिर पता लगता है रिलेशन क्या था। वो घोड़ा गुड़ सवार निकल गए, गर्द बैठी तो पता लगा कि घुड़ सवार कौन था। क्या तो पता नहीं लगता। बहुत खूब बात की है शाह जी आपने, लेकिन इस बात को हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।